सबसे बड़ी मानव चुनौती पर्यावरण अनुकूल विकास। इसी कड़ी का एक नवाचार भारत का पहला स्वदेशी इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर, जो न सिर्फ छोटे किसानों की उन्नति बल्कि महिला सशक्तिकरण का भी आधार बन सकता है। वहीं विज्ञान के ऐसे ही समाधान अंटार्कटिक सरकमपोलर करंट की धीमी गति पर वैज्ञानिकों की चिंता को कम कर सकते हैं, जो जलवायु परिवर्तन के गंभीर दुष्प्रभाव के रूप में सामने आ रही है। आज की इन समस्याओं का एक कारण तेजी से हो रहा शहरीकरण भी कहा जा सकता है। तो सवाल उठता है कि आखिर शहरीकरण की शुरुआत कैसे हुई? इन सब जानकारियों और सवालों के जवाब देखिए ज्ञान विज्ञान के आज के एपिसोड में। नमस्कार दोस्तों, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार से जुड़ी जानकारियों के कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरजीत सिंह। आज हम बात करेंगे CSIR द्वारा विकसित एक स्वदेशी इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर की। जानेंगे क्यों धीमी हो रही है अंटार्कटिक सरकमपोलर करंट की गति, और रूबरू करवाएंगे शहर बसने के इतिहास से। तो चलिए बिना देर किए शुरुआत करते हैं आज के इस रोमांचक कार्यक्रम की। सतत विकास के लिए जरूरी है कि हमारे समाधान किफ़ायती होने के साथ साथ इको फ्रेंडली भी हों। इसी कड़ी में दुर्गापुर स्थित CSIR के CMERI ने एक स्वदेशी इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर विकसित किया है। इस बार के राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर इस इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर और एक इलेक्ट्रिक टिलर के राष्ट्रव्यापी रोड शो का शुभारंभ भी किया गया। ये दोनों नवाचार छोटे किसानों के लिए वरदान साबित होंगे। और ज़्यादा जानकारी के लिए देखते हैं ज्ञान विज्ञान की ये खास रिपोर्ट। ट्रैक्टर कृषि आधुनिकीकरण का एक महत्वपूर्ण अंग कहा जा सकता है। आज इसके बिना खेती करने के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता, लेकिन इसके बढ़ते उपयोग ने जीवाश्म ईंधन के खतरों को भी बढ़ाया है। इसी को देखते हुए भारत के नवाचार इंजन CSIR की प्रयोगशाला CMERI दुर्गापुर ने देश के पहले पूर्ण रूप से स्वदेशी इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर का विकास किया। बीती 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे के मौके पर देश के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस ट्रैक्टर के राष्ट्रव्यापी रोड शो का शुभारंभ किया। ट्रैक्टर प्रीमा ET11 के साथ साथ एक इलेक्ट्रिक टिलर को भी हरी झंडी दिखाई गई। इस मौके पर CSIR की महानिदेशक डॉक्टर N कलाई सेल्वी, CMERI के निदेशक डॉक्टर नरेश चंद्र मुर्मू सहित अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। मेक इन इंडिया को बल देने वाले ये दोनों ही इंडिजिनस उत्पाद अब पूरे देश में मौजूद CSIR की प्रयोगशालाओं पर प्रदर्शित किए जाएंगे। एक लंबे शोध कार्य के बाद CSIR CMERI के वैज्ञानिकों ने साल 2023 में कॉम्पैक्ट स्वदेशी इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर बनाने में सफलता हासिल की, जो अब तक के अपने सभी प्रायोगिक परीक्षणों में सफल रहा है। लगभग 950 किलो वजन का ये 2 व्हील ड्राइव छोटा ट्रैक्टर सामान्य 11 हॉर्स पावर की क्षमता रखता है और पीक स्थिति में 26 हॉर्स पावर तक ताकत लगा सकता है। इसे खासतौर पर मार्जिनल किसानों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। साथ ही ये पूरी तरह वुमेन फ्रेंडली है। बहुत मामूली सी ट्रेनिंग के साथ महिलाएं भी इसे चला सकती हैं। CSIR CMERI has developed a unique women-friendly technology that not only fulfills the requirement of the small farmers but also empowers the women of the rural India. प्रीमा ET11 का टेक्नोलॉजी ट्रांसफर गुजरात के सनराइज ग्रुप को किया गया है, जो व्यावसायिक स्तर पर इस ट्रैक्टर और टिलर का उत्पादन कर रही है। पूरी तरह पर्यावरण अनुकूल और महिला सशक्तिकरण का ये तकनीकी नवाचार बहुत जल्द भारत के छोटे किसानों को किफायती कृषि मशीनरी उपलब्ध कराएगा। जलवायु परिवर्तन के चलते अंटार्कटिका की बर्फ तेजी से पिघल रही है, जिससे अंटार्कटिक सरकमपोलर करंट की गति धीमी हो रही है। इस बदलाव से न केवल समुद्र स्तर बढ़ेगा, बल्कि पृथ्वी की जलवायु और विकराल हो सकती है, जिससे तूफान, हीट वेव और सूखा जैसी आपदाएं और गंभीर रूप ले सकती हैं। क्या है अंटार्कटिक सरकमपोलर करंट और क्या कहता है इससे जुड़ा नया शोध? जानने के लिए देखते हैं ज्ञान विज्ञान की ये रिपोर्ट।
जलवायु परिवर्तन का नकारात्मक प्रभाव लगातार बढ़ रहा है और अब दुनिया का सबसे ठंडा इलाका अंटार्कटिका भी इससे अछूता नहीं है। जलवायु परिवर्तन के कारण अंटार्कटिका की बर्फ तेजी से पिघल रही है और महासागरों की धारा को प्रभावित कर रही है। यहाँ तक कि पृथ्वी पर सबसे तेज और शक्तिशाली महासागरीय धारा भी जलवायु परिवर्तन से कमजोर हो रही है। इस धारा को अंटार्कटिक सरकमपोलर करंट या ACC कहा जाता है। अंटार्कटिक सरकमपोलर करंट पृथ्वी के जलवायु को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अटलांटिक, प्रशांत और हिंद महासागरों को जोड़ने वाला ये करंट अमेज़न नदी से 100 गुना अधिक शक्तिशाली है। अंटार्कटिका के चारों ओर घूमते हुए यह करंट महासागर के निचले स्तर के पानी को ऊपर लेकर आता है और ज्यादा गर्मी और कार्बन डाइऑक्साइड सोखने में मदद करता है। साथ ही ये दूसरे महासागरों में पाए जाने वाली समुद्री प्रजातियों को अंटार्कटिका में पहुंचने से रोकता है। वैज्ञानिकों के अनुसार बर्फ की चादरों का पिघलना इस करंट के धीमा होने का एक अहम कारण बन रहा है। जैसे जैसे बर्फ पिघलती है, ताजे पानी का महासागर में बहाव बढ़ जाता है, जिससे महासागर का खारापन घट जाता है और ACC का बहाव कमजोर हो जाता है। यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न के शोधकर्ताओं ने ऑस्ट्रेलिया के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर और क्लाइमेट सिमुलेटर के सहारे इस विषय पर गंभीरता से अध्ययन किया तो पता चला कि ACC के धीमे होने से न केवल समुद्र स्तर में वृद्धि होगी बल्कि महासागर की कार्बन स्टोर करने की क्षमता भी घटेगी, जिससे पूरी पृथ्वी पर गर्मी बढ़ सकती है और जलवायु परिवर्तन और तेज हो सकता है। इसके अलावा ये कुछ क्षेत्रों में मौसम को अधिक चरम बना सकता है, जिससे तूफान, हीट वेव और सूखा जैसी घटनाएं बढ़ सकती हैं। शोधकर्ताओं का अनुमान है कि यदि कार्बन उत्सर्जन अधिक रहा तो यह करंट 2050 तक 20% तक धीमा हो सकता है, जो कि एक वैश्विक संकट को दर्शाता है। एनवायरमेंट रिसर्च लेटर में प्रकाशित यह शोध एक चेतावनी की तरह है। अगर सभी देश इसे गंभीरता से लें तो इस खतरे को लंबे समय तक टाला जा सकता है। प्राचीन सभ्यताओं से लेकर आधुनिक युग तक शहर हमेशा से मानव विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते आ रहे हैं। टर्की और मेसोपोटामिया से लेकर आज के स्मार्ट सिटी तक का सफर शहरीकरण के कारण ही संभव हो पाया। तो चलिए आज के आविष्कार जिन्होंने दुनिया बदलती सेगमेंट में हम बात करेंगे शहरों के विकास की, जिससे मानव सभ्यता को एक अनूठी पहचान मिली। एक वक्त था जब हम मनुष्यों का जीवन खुले आसमान और घने जंगलों में बीत रहा था। न कोई सड़कें, न ऊंची इमारतें, न ही भाग दौड़ वाली जिंदगी थी। लेकिन आज हम जिस दुनिया में जी रहे हैं वो बिल्कुल अलग है। चारों ओर बस ऊंची ऊंची इमारतें, लंबी मेट्रो लाइन देखने को मिलती है। मगर आपने कभी सोचा है कि जंगलों से शहर तक का ये सफर कैसा रहा होगा? आज जिस बदले हुए शहर में हम हैं, उसकी नींव कैसे रखी गई होगी? शहरी निर्माण का ये सफर प्राचीन सभ्यताओं से लेकर आधुनिक युग तक एक दिलचस्प यात्रा का हिस्सा रहा है। ये इतिहास न केवल पत्थर और सीमेंट के निर्माण की कहानी है, बल्कि ये समाज के बदलते रूपों की भी एक गाथा है। इतिहासकारों की माने तो सबसे पहले शहरीकरण की शुरुआत लगभग 8000 ईसा पूर्व जेरिको शहर के पास तेलस सुल्तान से हुई। इसके बाद करीब 4000 ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया यानी आधुनिक इराक में शहर बसने के सबूत मिलते हैं। इन सभ्यताओं में प्लांट ड्रेनेज सिस्टम से लेकर बड़ी इमारतें, समकोण पर मिलने वाले रास्ते और सार्वजनिक स्नानागार शामिल हैं। इन सभ्यताओं ने पहली बार शहरों को एक व्यवस्थित और वैज्ञानिक तरीकों से बसाना शुरू किया। इन सभ्यताओं के बाद ग्रीस और रोम जैसी सभ्यताओं ने भी नदी के किनारे ही बसना शुरू किया। उस वक्त तक लोगों ने धीरे धीरे विज्ञान और तकनीक को अपने जीवन में शामिल करते हुए शानदार इमारतें, जल आपूर्ति की व्यवस्था
और आधुनिक तरीके से सड़कें बनानी शुरू कर दी। जैसे जैसे सभ्यताओं का विकास हुआ, शहरीकरण को भी एक नया और वैज्ञानिक रूप मिला। भारत की बात की जाए तो 500 ईसा पूर्व तक भारत में मौर्य साम्राज्य के दौरान बड़ी बसाहटों और शहरीकरण का उदय हुआ था। लगभग 1500 ईस्वी के आसपास यूरोप के कई शहरों में कला, विज्ञान और व्यापार में बढ़ोतरी हुई। औद्योगिक क्रांति के दौरान शहरीकरण को नई गति मिली और यूरोप में आधुनिक शहरों का विकास हुआ। 20वीं सदी की शुरुआत में पूरे विश्व में विज्ञान और तकनीक के सहारे इंडस्ट्रीज और आधुनिक बिल्डिंग्स बनाई गईं और लोगों ने अपने जीवन शैली में बदलाव के लिए शहरों का रुख पकड़ा। आज हम कंप्यूटर, स्मार्टफोन और नई तकनीक के बिना अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। प्राचीन काल से लेकर अब तक शहरीकरण का यह सफर केवल नई इमारतों का निर्माण ही नहीं, बल्कि विज्ञान और तकनीक के रोचक सफर को भी दर्शाता है। और अब एक नजर डालते हैं विज्ञान जगत की ताजा सुर्खियों पर साइंस एक्सप्रेस में। टेक्सास विश्वविद्यालय अर्लिंगटन के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए एक नए अध्ययन में पाया गया है कि हवा में बहते सूक्ष्म प्लास्टिक प्रदूषक पक्षियों के फेफड़ों में जा रहे हैं। शोधकर्ताओं ने 56 अलग अलग पक्षियों की जंगली प्रजातियों के फेफड़ों के नमूने एकत्र किए और 2 प्रकार के रासायनिक विश्लेषण किए। उन्होंने पक्षियों के फेफड़ों पर माइक्रो प्लास्टिक का पता लगाने और उनकी गणना करने के लिए लेजर डायरेक्ट इंफ्रारेड तकनीक का इस्तेमाल किया। अध्ययन में पक्षी के फेफड़ों में माइक्रो प्लास्टिक की उच्च सांद्रता पाई गई। इनमें पहचाने गए सबसे आम प्रकार क्लोरीन युक्त पॉलीथीन थे, जिनका उपयोग पाइप और तारों को इंसुलेट करने के लिए किया जाता है। अध्ययन के नतीजे वातावरण में प्रदूषण को पहचानने और प्रदूषण के प्रभाव को जानने में सहायक होंगे, ताकि सही नैदानिक कदम उठाए जा सकें। हाल ही में शोधकर्ताओं ने प्रतिरक्षा प्रणाली का एक नया हिस्सा खोजा है, जो संभावित एंटीबायोटिक दवाओं की खान है। उन्होंने दिखाया कि शरीर का एक हिस्सा जो प्रोटीन को रिसाइकल करने के लिए जाना जाता है, उसमें एक मोड जो बैक्टीरिया को मारने वाले रसायनों का एक खजाना हो सकता है। ये खोज प्रोटिएसोम पर केंद्रित है, जो एक छोटी संरचना और शरीर की हर कोशिका में पाई जाती है। इसका मुख्य कार्य पुराने प्रोटीन को छोटे टुकड़ों में काटना है, ताकि उन्हें नए प्रोटीन बनाने के लिए रिसाइकल किया जा सके। शोधकर्ताओं का कहना है कि हमने प्रतिरक्षा की एक नई प्रणाली की खोज की है, जो जीवाणु संक्रमण के खिलाफ बचाव करने की अनुमति दे रही है। शोधकर्ताओं का ये भी मानना है कि ये संक्रमण हमारी सुरक्षा के बारे में हमारी समझ को बदलता है और हमारी मौजूदा दवाओं का प्रतिरोध करने वाले सुपर बग्स की बढ़ती समस्या से निपटने के लिए एंटीबायोटिक्स की तलाश करने के लिए एक नया स्थान देता है। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया होगा। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। हम अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे ऐसे ही नई पुरानी रोमांचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ वैज्ञानिक सोच के साथ। नमस्कार।